Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is electroplating of chromium. इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग को और उसके साथ हमने देखा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर को। तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन टू मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी हमारे पास लेयर है किसकी, क्रोमियम की, हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, लगा देंगे, तो उससे फिर क्या होगा, जो उसकी क्रोमियम है उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। कोई भी मेटल हो सकता है हमारे पास, आयरन भी हो सकता है या इस तरह का कोई और भी। तो जब वो हम पुट कर देंगे तो उससे फिर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी क्रोमियम की। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं पर्पज़। मेन हमारे पास पर्पज़ क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का। इसके तीन बेसिक पर्पज़ हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास डेकोरेशन। डेकोरेशन है, उसके साथ हमारे पास है प्रिवेंटिंग फ्रॉम क्रोमियम, और उसके साथ है हमारे पास जो मेटल की सरफेस है उसके अंदर हार्डनेस जो है ना वो पैदा होती है, किससे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। तो ये बेसिक पर्पज़ हैं तीन हमारे पास, खूबसूरती पैदा करने के लिए, दूसरा है क्रोमियम से बचाने के लिए, और थर्ड वन हमारे पास है जो सरफेस है मेटल की उसके अंदर हार्डनेस पैदा करने के लिए जो है ना हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हम एक टैंक बनाएंगे जो हमारे पास गिलास का भी हो सकता है, मेड अप ऑफ गिलास, वुड या फिर सीमेंट। ये हम सबसे पहले टैंक बना लेंगे, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड पुट करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड। फर्स्ट हमारे पास जो है ना वो एनोड है, और एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड वन हमारे पास कैथोड है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ हम बैटरी को पुट कर देंगे दोनों साइड से, और ये आपने याद रखना है जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और जो कैथोड है वो किससे जुड़ा होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो हम किस चीज़ का पुट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास क्रोमियम सल्फेट होगा, और उसके साथ क्या होगा, हमारे पास वाटर होगा, और हमने थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को भी डालना है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी। H2SO4 भी हम इसके अंदर पुट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो कर रहे हैं क्रोमियम की, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंटीमोनियल लेड को फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इंस्टेड ऑफ क्रोमियम। तो उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हम क्रोमियम को यूज़ करेंगे एज अ नोड, तो फिर क्या होगा, क्रोमियम जो है ना वो यहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो जब वो यहाँ से डिस्चार्ज होगी तो वो क्या बना पाएगी, जो कैटाइन है हमारे पास उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और जो एनाइन है उनकी तादाद कम हो जाएगी। अब इसे देखें ज़रा, ये हमारे पास है क्रोमियम, और उसके साथ हमारे पास क्या है, सल्फेट है। तो उसके साथ ही हमारे पास ये वाटर है जो हमने जिसके अंदर डिज़ॉल्व हो रहा है, तो साथ ही क्या हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। तो थर्ड वन हमारे पास क्या आएगी, जो क्रोमियम हम यूज़ कर रहे हैं किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर पुट करने के लिए, तो वो यहीं पे ही डिस्चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे वो जैसे डिस्चार्ज होगी उसके एक और मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा, तो इस तरह हो जाएगी, और इसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटाइन है उनकी तादाद ज़्यादा हुई है, और जो एनाइन है हमारे पास उनकी क्या हुई है, तादाद जो है ना हमारे पास वो कम बनी है। इसके साथ हमारे पास OH मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब इसका जो बेसिक पर्पज़ है, यहाँ पे कैटाइन और एनाइन की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल इक्वल हो। अगर एनाइन और कैटाइन की क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जब हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे पास पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास कैटाइन है और ये हमारे पास एनाइन है। मीन कैटाइन की 3 है हमारे पास क्वांटिटी, और इसकी 2 है। तो ये प्रोसेस पूरा नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्रोमियम की बजाय एंटीमोनियल
लेड को यूज़ करेंगे हम एज अ क्रोमियम। तो देखते हैं हम कि एंटीमोनियल लेड हमारे पास क्या होता है। जो एंटीमोनियल लेड है बेसिकली ये हमारे पास एलॉय है डिफरेंट मेटल का। ये प्योर फॉर्म में होते हैं और बिल्कुल ये इनको रिएक्टिव करने के लिए इनके अंदर कुछ मेटल जो है ना वो हम मिक्स करते हैं। हमारे पास जिंक हो गया, उसके बाद लेड हो गया और उसके साथ निकल हो गया। ये 3-4 जो हमारे पास मेटल हैं इनको हम एंटीमोनियल लेड के अंदर मिक्स करेंगे। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या होगा, एंटीमोनियल लेड होगा। और एंटीमोनियल लेड ये बेसिकली अन रिएक्टिव होते हैं, इजीली जो है ना ये जो प्रोसेस होता है उसको इसका रिज़ल्ट अच्छा देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एंटीमोनियल लेड को यूज़ करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के अंदर। उसके बाद प्रिंसिपल हम देखते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल में कह रहे हैं जो एनोड है उस पर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो कैथोड है उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जो एनोड है हमारे पास इसमें क्या होगा, जिस मेटल की डिपॉजिट हम कर रहे हैं जिस मेटल को, उस मेटल को हमने एनोड के साथ जोड़ना है। और जिस मेटल की डिपोजिशन हो रही है उसको हमने क्या करना है, कैथोड के साथ जोड़ना है। जिस मेटल को डिपोजिट कर रहे हैं, मीन हमारे पास क्रोमियम है या एंटीमोनियल लेड है, निकल है, कोई भी चीज़ है, उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, एनोड से। और जिसकी डिपोजिशन कर रहे हैं वो हमारे पास आयरन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ है, उसको हम क्या करेंगे, कैथोड से जोड़ेंगे। तो इस तरह उसके बाद हम इसको प्रोसीजर जो है ना उसको फर्दर देखते हैं आगे। इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। प्रोसीजर के अंदर हम इनका जो रिएक्शन है वो देखते हैं। हमारे पास क्या है, क्रोमियम सल्फेट है। क्रोमियम सल्फेट जब ये फर्दर प्रोसेस होगी, मतलब रिएक्शन इसका स्टार्ट होगा, तो ये हमारे पास क्या बना देगी, एक तो हमारे पास क्रोमियम आ जाएगी प्योर फार्म के अंदर। तो इसके साथ जैसे क्रोमियम प्योर फार्म में हम हासिल करेंगे, इसके बाद हम क्या हासिल कर लेंगे, सल्फेट हासिल कर लेंगे। मीन हमारे पास क्या हो गया, ये क्रोमियम सल्फेट का प्रोसेस जो है ना ये पूरा हो गया। और इसके साथ हम हाइड्रोक्सालाइन लेंगे। हमारे पास जो है ना 4 हाइड्रोक्सालाइन है, किसके, वाटर के। तो ये जब प्रोसेस इसी तरह आगे स्टार्ट होगा तो इसके साथ क्या होगा, 4OH, और उसके साथ हमारे पास जो फर्दर चीज़ आएगी वो हमारे पास क्या होगी, 4 हाइड्रोक्सालाइन, वो भी हमारे पास साथ आ जाएंगे। ये तो ओवरऑल रिएक्शन है जो हमने प्रोसीजर के अंदर देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास एनोड है उस पर क्या रिएक्शन होता है और उसके साथ हमारे पास जो कैथोड है उसके साथ क्या रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम एनोड को देखेंगे। एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये किसके लिए यूज़ होता है, ऑक्सीडाइज के लिए, यानी जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो हम एनोड में यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 4 हाइड्रोक्सालाइन होते हैं हमारे पास। ये फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2H2 बनेगा और उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन 2 बनेंगे और उसके साथ क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि कैसे वो रिड्यूस होते हैं। हमारे पास अब क्या है, 4 हाइड्रोक्सालाइन है। मीन ये हमारे पास हैं 4 हाइड्रोक्सालाइन। ये 1 हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हमारे पास क्या है, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन जो है ना इसने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन से जो है ना एक आयन लिया हुआ है। तो जैसे इसने एक आयन लिया है अपने मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से क्या होगा, वो जैसे ही इनको अपना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ पेयर शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन वापस करेगी तो फिर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इनके ऊपर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जो इसके साथ 2H2 मालिक्यूल है वो कैसे बनता है, उनको हम देखते हैं। 2H2 मालिक्यूल जो है ना, ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारों के ऊपर क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो इनके अंदर 6 हैं। अब 6 क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, जो हाइड्रोजन है ना वो उनका एक लिया हुआ है। वो जैसे हाइड्रोजन के 2 आयन जो उन्होंने लिए हुए हैं रिडक्शन करके, वो जैसे ही वापस करेंगे इनके अंदर क्या हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा।
तो एक एक जैसे रिड्यूस होगा तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने आप को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, और ये भी क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, मीन ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, पुट हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे जैसे ही पुट होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाती है। तो ऑक्सीजन के जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये खुद को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो उसके साथ ही हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम सिंपली इस तरह लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सालाइन है हमारे पास, उसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर के 2H2O मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन बन रही है, और साथ क्या हो रहा है हमारे पास, जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं, ये तो थी हमारे पास एनोड था, अब उसके बाद हम देखते हैं कैथोड को। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड के अंदर अब क्या होगा, जो हमारे पास क्रोमियम सल्फेट है हम सिंपली उसको लेंगे। ये हमारे पास क्रोमियम है और इसके साथ क्या है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पर जाएगी तो ये क्या बना देगी हमारे पास, सिंपली क्रोमियम। ये इसने रिडक्शन किया, यहाँ पे रिडक्शन के बाद क्या हुआ, हमारे पास क्रोमियम आयन या क्रोमियम एटम बना है। उसके बाद हम कुछ इसके इस्तेमाल देख लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के। तो होता क्या हमारे पास, खूबसूरती जो ना किसी चीज़ में पैदा करने के लिए हम क्रोमियम को या निकल को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जिस तरह हमारे मोटरसाइकिल के साइलेंसर वगैरह हैं, तो उन पर क्या होता है, उनके अंदर शाइनिंग पैदा करने के लिए जो उनके ऊपर कोटिंग की जाती है वो भी क्या होती है, क्रोमियम की होती है। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का टॉपिक इंशाल्लाह।